Today we are going to discuss about protein extraction and sample preparation. As the name suggests, protein extraction means how can we extract different proteins from different samples, from different preparations, from different animal bodies, plant bodies और any other sample. तो कैसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी सैम्पल प्रिपरेशन से, किसी भी सैम्पल से, कोई वो एनिमल बॉडी है, कोई वो प्लांट बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, या कोई वैसे आपके पास कोई फॉसिल सैम्पल है, कुछ भी है, तो आप कैसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कौन कौन से सैम्पल्स हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने सैम्पल को प्रिपेयर करोगे और किस तरह से आप प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करोगे. अप्रोचेज यूज टू प्रिपेयर प्रोटीन सैम्पल्स फॉर MS एनालिसिस. MS एनालिसिस स्टैंड्स फॉर आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. For data analysis, at this stage of proteomic analysis, we must do two things. इस स्टेज पे जब हमने प्रोटीन एनालिसिस करना होता है तो हमें जो है वो दो काम लाजमी करने पड़ते हैं. फर्स्ट, वी मस्ट कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स. वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. प्रोटीन्स चूँकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एंड इट मे कंटेन मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स और मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड. सो वी हैव टू कन्वर्ट दोज प्रोटीन्स इनटू द पेप्टाइड्स, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर भी किसी भी तरह का हो सकता है और प्रोटीन ग्लोबुलर भी हो सकती है. तो प्रोटीन्स को हमें क्या करना है, पहले पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है. दिस इज़ जनरली डन विद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. और ये किस तरह से किया जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की मदद से किया जाता है. उनको बीच में फ्रेगमेंटाइज कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ताकि वो प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाए. सेकेंड, वी मस्ट सेपरेट वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स इनटू समवट लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स. दूसरा, हमें क्या करना होता है कि वो वाले सैम्पल्स या वो वाली प्रोटीन्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है लाइक BCKD. अब ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 डिफरेंट सब यूनिट्स. तो उसमें 3-4 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, 3-4 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, 3-4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स लगे हुए हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है. तो इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को हमें पहले जो है वो समवट किसी न किसी तरीके से कुछ हद तक जो है वो थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट करना है, थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में या एंजाइम में कन्वर्ट करना है. या अगर हमारे पास सैम्पल ही कोई ऐसा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो उस सैम्पल को, वो एक सैम्पल बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सैम्पल हो जाएगा हमारे लिए उसके साथ वर्क करना. तो हमें पहले थोड़ा बहुत उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी या उसको थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस गिव्स द मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन यूजफुल डाटा ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. इससे होता क्या है कि जब हम उसको थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमने उसके बाद करनी होती है उसमें रिजल्ट्स जो है ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. रिजल्ट्स हमारे पास और डाटा जो हमारे पास आता है वो यूज़फुल डाटा आता है. उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉल्टी पीक्स नहीं आती, फॉल्टी रिजल्ट्स नहीं आते. तो एक ये बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाती है हमारे लिए कि हम जो है वो अच्छा रिज़ल्ट बाद में आगे चल के फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक्सट्रैक्शन करना ही तो नहीं है ना. एक्सट्रैक्शन करके हमने तो उस प्रोटीन पे कोई ना कोई काम करना है, या तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना है, या उसके फंक्शन को फाइंड आउट करना है, या उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है. तो वो सारे काम करने के लिए हमें बीच में मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी लगानी है, हमें और भी कितना कुछ करना है. तो पहले अगर हमारा सैम्पल जो है वो बहुत प्योर होगा और बहुत अच्छे तरीके से सिंथेसाइज़ किया हुआ होगा, यानी कि उसको बनाया हुआ होगा, वो उसकी सैम्पल प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो आगे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आते हैं. देयर इज़ नो ऑब्लिगेटरी ऑर्डर फॉर दीज 2 स्टेप्स. इसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी ऑर्डर नहीं है कि सबसे पहले हमें प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है और फिर सैम्पल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट करना है. बल्कि हम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को पहले ही लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये कोई ऑब्लिगेटरी ऑर्डर, कोई आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है कि आपने इसी ऑर्डर में करना है. वी कैन फर्स्ट सेपरेट प्रोटीन्स. हम जो है वो पहले सेपरेट प्रोटीन्स भी कर सकते हैं, देन डाइजेस्ट देम एंड एनालाइज द पेप्टाइड्स. और फिर जो है वो हम उसको डाइजेस्ट करवा के थ्रू प्रोटीलिटिक एंजाइम और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट डाइजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स एंड देन रिजॉल्व द पेप्टाइड्स. और ऑल्टरनेटिवली मुतबादल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फर्स्टली डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर एंड देन वी कैन रिजॉल्व द पेप्टाइड्स. और उसके बाद जो है वो हम उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को
रिजॉल्व कर सकते हैं लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में, लेस कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है आपका, चाहे पहला काम पहले कर लो चाहे दूसरा काम पहले कर लो, इट डजेंट मैटर। ईच अप्रोच हैज़ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। हर अप्रोच के अपने अपने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होते हैं। जो अप्रोचेज़ अपनाई जाती हैं प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सैम्पल प्रिपरेशन करने के लिए, तो हर चीज़ के अपने अपने कुछ ना कुछ फ्लॉज भी हैं और कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एज हियर वी कैन सी दैट द प्रोटीन मिक्सचर, सबसे पहले क्या कर लिया, जो मर्ज़ी काम कर लें, सेपरेशन कर ली, उनको प्रोटीन्स हमारे पास आ गई, प्रोटीन का मिक्सचर था, अब स्पेसिफिक प्रोटीन्स आ गई, डाइजेशन कर ली और हमारे पास पेप्टाइड्स आ गए। दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं कि वही जो स्टार्टिंग में प्रोटीन मिक्सचर था उसको पहले डाइजेस्ट करवा दिया, पेप्टाइड मिक्सचर में कन्वर्ट कर लिया, एंड आफ्टर डैट सेपरेशन करके सिंपल पेप्टाइड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, सिंपल पेप्टाइड्स हमने ऑब्टेन कर लिए। Complex protein and peptide mixtures. Before we get into the approaches to separation and digestion, let's consider why the problem of complex protein mixtures is an issue. अभी तो हमने ये डिस्कस किया, अभी हमने ये देखा कि जी हमें पहले जो है वो जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसको लेस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कन्वर्ट करना है। तो हमें कन्वर्ट क्यों करना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या अगर हम वो नहीं करते तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ वी कैन फेस, कौन से इश्यूज़ हैं जो हम जो है फेस कर सकते हैं। द MS इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपका जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज टू ऑब्टेन डाटा ऑन पेप्टाइड्स आर कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। जितने हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, दे कैन ऑब्टेन डाटा, वो डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं पेप्टाइड से और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे डाटा को और इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, कि वो जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स पे भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। हाउ एवर आर चांसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मैनी peptides in the mixture are increased when the complexity of the mixture is decreased। पर होता क्या, ये हमारे अपनी एंड के लिए, हमारी मशीन का तो काम मशीन कर देगी, बट हमारे अपनी एंड पे हमारी कन्वीनियंस के लिए ये बेहतर है कि हम जो है उनको पहले से सॉर्ट आउट कर लें, ताकि बाद में जब हमने आइडेंटिफाई करना है ना तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोगों ने SGS पेज अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, अपने मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि SGS पेज में अगर मैं बहुत ज़्यादा वेल्स लगा लेती हूँ और सारे वेल्स में मैं बहुत ज़्यादा सैम्पल्स जो है वो लोड करती हूँ, तो फिर कंपैरेटिवली मुझे जो है कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। या फिर मैं क्या करती हूँ कि एक ही वेल में सारे एक कॉम्प्लेक्स सैम्पल जो है वो डाल देती हूँ, कॉम्प्लेक्स सैम्पल मिक्सचर एक ही वेल में डाल देती हूँ। तो उससे होगा क्या कि फिर जब बैंड्स आएंगे तो वो बैंड्स एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि देयर आर चांसेस दैट आई माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दोज सैम्पल्स, ऑल दोज बैंड्स। तो वहाँ पे चांसेस हैं कि मैं जो है उन सारे के सारे बैंड्स को आइडेंटिफाई ना कर सकूं। तो यही यहाँ पर है कि MS आपको काम कर देगा, इंस्ट्रूमेंट आपको काम कर देगा, बट आपने जब आइडेंटिफाई करना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो वहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, आइडेंटिफाई करना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होगा। द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू डील विद इट कैन बी लिंक्ड या लाइकन टू द प्रॉब्लम ऑफ अ प्रिंटिंग बुक। इसको आप जो है वो इस तरह से समझ सकते हो सिमिलरली कि एक प्रिंट आपने बुक करनी है। इमेजिन प्रिंटिंग ऑल द वर्ड्स इन दिस बुक ऑन अ सिंगल पेज। कि आप जो है वो एग्जामिन कर लें, थोड़ा आप जो है वो इमेजिन करें कि आपने सारे के सारे वर्ड्स एक बुक के जो कोई 500-600 पेजेस पे आ रहे हैं, या चले 600 पेजेस तो बहुत दूर की बात है, कोई जी 50 सफ़ों की बुक है, छोटी सी बुक है, कोई एक छोटा सा आपका कोई स्क्रिप्ट है, वो 50 सफ़ों का जो कंटेंट है वो सारा का सारा आप एक ही पेज पे डालो, और वो भी A4 साइज़ के, चलें लीगल भी ले लें, उस पर भी आप डालोगे तो क्या होगा? क्या आप जो है वो वर्ड्स पढ़ सकोगे? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है वो रन करोगे तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ourselves to identify or to be able to identify all those samples, all those bands, all those peptides या whatever, ठीक है, जो भी चीज़ है वहाँ पर।
A typical human cell may contain about 20,000 different express protein. और हमें यह भी पता है कि एक जो ह्यूमन सेल है, टिपिकल एक सेल, उस एक सेल में एट अ टाइम कोई 20,000 प्रोटीन्स जो है ना वो एक्सप्रेस हो रही होती हैं. तो 20,000 प्रोटीन्स अगर मेरे एक सेल में प्रेजेंट हैं और उस सेल की मैं सारी की सारी प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो MS स्पेक्ट्रोमीट्री करना चाहती हूँ या कुछ भी करना चाहती हूँ, तो दैट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि 20,000 प्रोटीन्स कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो उसके लिए बेहतर क्या है कि मैं स्पेसिफिक प्रोटीन को ही टारगेट करूँ, स्पेसिफिक प्रोटीन ही एक्सट्रैक्ट करूँ, उसके अलावा और कोई प्रोटीन एक्सट्रैक्ट ना करूँ, और फिर जो है वो उस स्पेसिफिक प्रोटीन पे अपना काम आगे जो फर्दर एनालिसिस है वो कर सकूँ. So in any real study we start with the biological sample. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसी भी biological sample से start करते हैं. A piece of a tissue, वो कोई टिश्यू का पेपर हो सकता है. A plate of a cultured cells, वो cultured cells की प्लेट हो सकती है. cultured cells that mean योर कोई भी बैक्टीरिया आपने कल्चर किया है, कोई भी कुछ भी आपने कोई फंगस कल्चर किया, कुछ भी. अ प्लेट ऑफ कल्चर सेल्स, अ फ्लास्क ऑफ बैक्टीरिया, अ लीफ एंड सो ऑन, कोई भी आपका बायोलॉजिकल सैंपल हो सकता है. द सैंपल देन इज़ यूजुअली होमोजिनाइज्ड. फिर क्या किया जाता है कि सैंपल को यूजुअली होमोजिनाइज किया जाता है. होमोजिनाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे लीफ है आपके पास, या आपके पास लिवर टिश्यू है चिकन का, या आपके पास कोई भी टिश्यू है, तो आपने उसको पहले होमोजिनाइज करना है किसी एक स्पेसिफिक बफर में. बफर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोटीन पे काम कर रहे हो या किस सैंपल पे काम कर रहे हो. तो उस सैंपल को आपने बफर के साथ अच्छी तरह से होमोजिनाइज करना है. होमोजिनाइज करने का मतलब है कि बिल्कुल आपने उसको एक जैसा कर देना है. उस बफर में वो इतना ज़्यादा मिक्स हो जाए कि आप बफर को अपने सैंपल में से अलग ही ना कर सको. बिल्कुल जैसे जिसे हम कह लें मार्मलेड बन जाए, चटनी बन जाए, बिल्कुल उस तरह से होमोजिनाइज़ कर लेना है. होमोजिनाइज़ करने के बाद आप मोस्टली क्या करते हो, सोनिकेट करते हो. सोनिकेट किस लिए करते हो, ताकि अभी तो आपने होमोजिनाइज़ किया है. होमोजिनाइज़ करने पर याद रखें सेल्स ब्रेक नहीं होते, सेल लाइसिस नहीं होती, सोनिकेशन करनी पड़ती है. सोनिकेशन में जो है वो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं, जो भी सेल हैं, जो भी आपने टिश्यू लिया था, जो भी सैंपल लिया था, उसके सेल जो है ब्रेक कर जाते हैं, सोनिकेट कर जाते हैं, सेल बर्स्ट हो जाती है. तो सोनिकेशन करते हो ताकि आपका जो सेल कंटेंट है वो बाहर आ जाए. और अदरवाइज डिस्टर्बटेड टू यील्ड अ सूप दैट कंटेन सेल्स. अदरवाइज़ क्या किया जाता है कि सेल्स को डिस्टर्ब किया जाता है ताकि जो एक आपके पास एक सेल्स का सूप सा बन जाए. सब सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं एंड अदर बायोलॉजिकल डेब्रिस इन एन एक्वस बफर और सस्पेंशन. और जितना आपके सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं और जो बायोलॉजिकल डेब्रिस वगैरह है, सेल वॉल और डिफरेंट जो फाइबर्स वगैरह हैं, या वो वाली चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो वो एक सेल सस्पेंशन बन जाए या वो एक एक्वस बफर में आ जाए, तो आप फिर वो काम कर लेते हो, उसको अलग अलग कर लेते हो. थ्रू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हो. प्रोटीन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सूप. अब क्या किया जाता है, ये जो आपके पास एक मार्मलेट सा बना हुआ था ना, एक सूप सा बना हुआ था, आपने इसमें से प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है बाय नंबर ऑफ़ टेक्निक्स. आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स लगा सकते हो और बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. फॉर प्रोटियोमिक एनालिसिस द ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू रिकवर एज मच ऑफ द प्रोटीन एज पॉसिबल विद एज लिटिल कंटामिनेशन बाय अदर बायो मटीरियल्स. प्रोटियोमिक एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है यहाँ पे, जब आपने प्रोटीन एनालिसिस करना है, जब आपने प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दैट सूप, कि आपका सैंपल जो है वो इतना प्योर हो कि उसमें पॉसिबली लेस टू लेस, जितनी कम हो सकती है उतनी कम कंटामिनेशन आए. कंटामिनेशन किस चीज़ की, आपके डिफरेंट बायोमटीरियल्स की. फॉर एग्जांपल लिपिड्स हो गए, सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, RNA DNA वगैरह हो गए, कुछ भी जो भी पॉसिबल सेलुलर डेब्रिस हो सकता है, जो भी पॉसिबल बायोमटीरियल हो सकता है जो कि आपकी प्रोटीन्स को कंटामिनेट कर सकता है, तो उनकी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए. वो कम से कम होने चाहिए आपके सैंपल के अंदर, आपके प्रोटीन सैंपल के अंदर, जो आपने अब स्पेसिफिक प्रोटीन सैंपल प्रिपेयर करना है. दिस इज़ जनरली डन विद द एड ऑफ, ये जो है जनरली किया जाता है किससे, विद द एड ऑफ नंबर 1 डिटर्जेंट्स. आप क्या यूज़ कर सकते हो, डिटर्जेंट्स यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल SDS वगैरह. ये वजह है कि हम जो है वो प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए SDS पेज यूज़ करते हैं. थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं आप लोग अब कि SDS पेज जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकें. तो डिटर्जेंट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल SDS, फॉर एग्जांपल आपका 3-खोलामाइडोप्रोपाइल, और इसके अलावा
डाईमिथाइल अमोनिया, 1-प्रोपेन सल्फोनेट, खोलेट, ट्वीन। तो ये डिफरेंट जो है वो डिटर्जेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, विच हेल्प टू सॉल्बिलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड एड देयर सेपरेशन फ्रॉम लिपिड, जो कि हेल्प करते हैं कि हम जो मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉल्बिलाइज हो जाएं और जो लिपिड्स हैं वो उसमें सॉल्बिलाइज ना हो और लिपिड जो है वो बाहर निकल जाएं। रिडक्टेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डाईथाइथ्रिटोल है, और डाईथाइथ्रिटोल का भी अगर आपको याद हो तो इसको हम एज अ सैम्पल प्रिपरेशन के दौरान डालते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन्स को, डाईथाइथ्रिटोल एसडीएस पेज में ही। तो रिडक्टेंट्स यूज़ कर सकते हो, मरकैप्टोइथेनॉल यूज़ कर सकते हो, थाईयूरिया यूज़ कर सकते हो, विच रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और प्रिवेंट प्रोटीन ऑक्सीडेशन, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रोटीन ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा आप डीनेचरिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, एसिड्स हो गए डिफरेंट, जो प्रोटीन को क्या कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, विच डिस्टर्ब प्रोटीन इंट्रैक्शंस, जो क्या करेंगे आपके प्रोटीन इंट्रैक्शंस को डिस्टर्ब कर देंगे, और सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बाय ऑल्टरिंग सॉल्यूशन आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच। और इसके अलावा आपकी जो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी ऑल्टर कर देंगे बाय यूजिंग डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच। इसके अलावा आप एंजाइम्स यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डीएनएजेज एंड आरएनएजेज यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर आपके सैंपल में आपके प्रोटीन्स में कहीं कोई डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है तो वो जो डीएनए और आरएनए है, डीएनएज और आरएनएज यूज़ करते हुए आप डीएनए और आरएनए को वहाँ से रिमूव कर सकते हो, विच डाइजेस्ट कंटामिनेटेड न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। प्रोटीएज इनहिबिटर पीएमएसएफ भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोटीएज इनहिबिटर क्या है, जो आपकी प्रोटीन्स को डिग्रेड होने नहीं देगा, तो आप प्रोटीएज इनहिबिटर्स में डाल देते हो ताकि आपका जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो भी कहीं डिग्रेड ना हो जाए किसी एंजाइम या किसी डीनेचरिंग एजेंट या किसी रिडक्टेंट या किसी डिटर्जेंट की वजह से। तो बीच में आप प्रोटीएज इनहिबिटर भी डाल देते हो जो आपके प्रोटीएज को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट, सैम्पल प्रिपरेशन फॉर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपने 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है आफ्टर दैट, तो आपको उसके लिए सैम्पल प्रिपेयर करना है। सैम्पल प्रिपरेशन के लिए आप क्या करोगे, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और अदर TCA एसीटोन एक्सट्रैक्ट्स आर केप्ट डीप फ्रोजन अंटिल यूज। तो आप उनको क्या करते हो, सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को या डिफरेंट आपके जो भी आपके सेलुलर कंपोनेंट्स है या कुछ भी है, जो भी आपका बायोलॉजिकल सैंपल है, आप उसको एसीटोन में या TCA एसीटोन में रखकर उसको डीप फ्रोज रखते हो अनटिल, जब तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। यूजुअली द फ्रोजन सैंपल्स आर फर्स्ट डिसइंटीग्रेटेड बाय वेरियस मेथड्स। यूजुअली क्या किया जाता है कि जितने भी आपके फ्रोजन सैंपल्स होते हैं उनको पहले डिसइंटीग्रेट किया जाता है बाय वेरियस मेथड्स, क्रशिंग और ग्राइंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। उसको क्या करते हो आप, फिर क्रश करते हो या ग्राइंड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, अच्छी तरह से लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उसको बिल्कुल क्रश कर देते हो, फॉर एग्जांपल लीव्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया। नेक्स्ट, होमोजेनाइजेशन करते हो। होमोजेनाइजेशन अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो होमोजेनाइजेशन में आपने क्या करना है, उसको किसी भी बफर के साथ अच्छी तरह से होमोजेनाइज कर लेना। होमोजेनाइजेशन बाय शेयरिंग इन अ ब्लेंडर और इन अ सोनिकेटर। होमोजेनाइजेशन मज़े की बात है कि आप जो आपका घर वाला घरेलू जो आपका ब्लेंडर है ना, होम ब्लेंडर जिसमें आप मिल्क शेक बनाते हो, वो यूज़ करते हुए आप होमोजेनाइजेशन कर सकते हो। बेसिकली वो होमोजेनाइज़र ही होता है। जैसे आपने मिल्क शेक बनाना है, आप मैंगो का मिल्क शेक बनाते हो तो आप मिल्क डालते हो, मैंगो डालते हो एंड शुगर डालते हो, तो आपका सारा कुछ कैसा यकजान हो जाता है कि आप बाद में वहाँ से शुगर अलग नहीं कर सकते, मिल्क अलग नहीं कर सकते और मैंगो पल्प को अलग नहीं कर सकते हो। तो डैट इज़ ऑल्सो होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन आप उसी ब्लेंडर को यूज़ करते हुए जो है वो अपने टिश्यूज़ की कोई भी जो बायोलॉजिकल सैंपल आप कर सकते हो, या फिर आप सोनिकेटर भी यूज़ कर सकते हो टू होमोजेनाइज योर सैम्पल्स। सच एक्सट्रैक्ट्स आर देन सॉल्युबलाइज्ड। इन एक्सट्रैक्ट्स को फिर क्या किया जाता है, सॉल्युबलाइज किया जाता है बाय सोनिकेशन। किसके थ्रू, सोनिकेशन के थ्रू एंड द लाइसिस बफर। किस में, लाइसिस बफर में। तो वहाँ पे आप फिर क्या करते हो, एक लाइसिस बफर डालते हैं। लाइसिस बफर का मतलब कि डैट लाइज द सेल्स, वो क्या करेंगे, आपके सेल्स को लाइज करा देंगे, आपके सेल्स को बर्स्ट करा देगा वो वाला बफर। बट उसके साथ साथ आपको जो है वो सोनिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बफर के अंदर अपने बफर के अंदर जब आपने अपना सैंपल डाला हुआ होगा, उस सैंपल को फिर आपने मशीन के अंदर लेके जाना है और उसकी वहाँ पे सोनिकेशन करनी है। सोनिकेशन में वो बहुत
स्पीड वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपका जो सेल्स हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं। लाइसिस बफर में क्या क्या कुछ हो सकता है? इट मे कंटेन्स यूरिया और थायोयूरिया, डाइथाइथ्रिटोल, डिटर्जेंट, प्रोटीज इनहिबिटर्स एंड एम्फोलाइट्स। तो इसमें जो है ये चीज़ें हो सकती हैं आपका जो लाइसिस बफर होता है। द सैम्पल्स दैट आर प्रिपेयर्ड एज TCA एसीटोन एक्सट्रैक्ट्स आर solubilized डायरेक्टली इन लाइसिस बफर विदाउट होमोजेनाइजेशन। वो वाले सैम्पल्स जो कि आपने TCA एसीटोन में ऑलरेडी रखे हुए थे और सॉलिबलाइज डायरेक्टली इन द लाइसिस बफर, उनको जो है वो आप डायरेक्टली लाइसिस बफर के अंदर सॉलिबलाइज कर सकते हो विदाउट एनी होमोजेनाइजेशन। उन सैम्पल्स के लिए आपको होमोजेनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जहाँ पे आपने TCA एसीटोन में उनको सेव नहीं किया हुआ, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ, तो वहाँ पे जो है वो फिर आपको जो है होमोजेनाइजेशन भी पहले करनी पड़ेगी। Urea and thiourea work as caltrope and help in solubilization by disruption of hydrogen and hydrophobic bonds. यूरिया और थायोयूरिया बेसिकली करते क्या हैं कि ये सॉलिबलाइजेशन में हेल्प करते हैं आपके सैंपल की, और क्या कर देते हैं जहाँ भी हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि इंटेग्रल आपके पार्ट्स ना रहें, अच्छी तरह से आपके पास एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर आ जाए, अच्छा सा एक सॉलिबलाइज्ड सैंपल आ जाए आपके पास। द प्रेजेंस ऑफ यूरिया मे कॉज सम कार्बामाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। कार्बामाइलेशन को हमने अपनी प्रोटीन मॉडिफिकेशंस में पढ़ा था। तो प्रेजेंस, अगर यूरिया की प्रेजेंस होगी तो कार्बामाइलेशन हो सकती है प्रोटीन्स की। कार्बामाइलेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ सायनेट टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कार्बामाइलेशन में बेसिकली होता क्या है कि एडिशन हो जाती है सायनेट ग्रुप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से कार्बामाइलेशन हो जाती है, आपकी प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई होगी, आपकी प्रोटीन अल्टर हो गई। तो अब जो है वो उसके मास स्पेक्ट्रोमेट्री के रिजल्ट्स या फर्दर जो भी रिजल्ट्स है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट्स वो ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी प्रोटीन तो वो प्रोटीन ही नहीं रही जिस पर आप काम कर रहे थे। तो कार्बामाइलेशन को भी अवॉइड करना पड़ता है। कंट्रोल बाय एडजस्टिंग द pH। कार्बामाइलेशन को आप कैसे अवॉइड करोगे? आप इसको कंट्रोल कर सकते हो बाय एडजस्टिंग pH के, आप pH को एडजस्ट करो, टेम्परेचर को एडजस्ट करो एंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिबलाइजेशन बफर। और इसके अलावा आप जो है आयनिक स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हुए कार्बामाइलेशन को अवॉइड कर सकते हो। स्पेसिफिक pH, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक आयनिक स्ट्रेंथ होगी तो ही कार्बामाइलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। DTT जो आपका डाइथाइथ्रिटोल है एक्ट्स एज अ रिडक्टेंट बाय डिस्टर्बिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये क्या करता है? रिडक्टेंट के तौर पे काम करता है और आपके जितने भी प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको तोड़ देता है। हेल्प्स इन द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा ये हेल्प करता है किसमें? आपकी प्रोटीन्स को डीनेचर करने में। डिटर्जेंट्स हेल्प इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड रिमूवल ऑफ लिपिड्स फ्रॉम प्रोटीन्स। डिटर्जेंट जितने भी आप यूज़ करते हो, लाइक मरकाप्टाइथेनॉल हो गया, लाइक आपका SDS हो गया, तो दिस डिटर्जेंट्स हेल्प इन डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स, आपकी मेम्ब्रेन्स को तोड़ने फोड़ने में, एंड रिमूवल ऑफ लिपिड्स में। प्रोटीज इनहिबिटर्स इन द सॉलिबलाइजेशन बफर प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द प्रोटीजेज इंट्रिंसिकली प्रेजेंट इन द सैंपल। क्योंकि जब आप एक लीफ को या किसी भी एक सैंपल को जब आप डिस्टर्ब कर रहे हो और उसमें से जब आप प्रोटीन्स निकाल रहे हो, उसमें से जब आप एंजाइम्स निकाल रहे हो बाहर, तो प्रोटीन्स एंजाइम्स एक ही चीज़ है ना, तो एंजाइम्स में प्रोटीएज एंजाइम्स भी होते हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम्स अगर होंगे तो आपकी प्रोटीन जिनको आप सेपरेट कर रहे हो वो वहीं पे आपके सैंपल में डिग्रेड हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बीच में प्रोटीएज इनहिबिटर खुद से डालना है, ताकि जितना भी प्रोटीएज एक्सट्रैक्ट हुआ था वो सारा का सारा इनहिबिट हो जाए, वो सारा का सारा डिग्रेड हो जाए, ताकि आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो, आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं, आपका जो सैंपल है वो ख़राब ना हो। एम्फोलाइट्स हेल्प इन मैनी वेज बाय मेंटेनिंग द pH एंड रिमूविंग साइनेट आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बामाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। एम्फोलाइट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो जिनमें एसिडिक बेसिक दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ऐसे एम्फोलाइट्स आप यूज़ कर सकते हो और जो कि क्या करेंगे, आपकी pH को मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से साइनेट ग्रुप और साइनेट आयंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बामाइलेशन के, उसको अवॉइड किया जा सकता है। Next, after solubilization of proteins in the sample lipids, nucleic acid and polysaccharides are removed by ultracentrifugation। फिर क्या किया जाता है? जब solubilization हो गई, आपने sonication कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब वो जो सूप है
उसमें से आपने भी प्रोटीन्स भी तो बाहर निकालनी है ना। अभी तो वो सारा कुछ एक ही जगह पे, एक ही पानी में, पानी तो नहीं हम कहेंगे, मतलब एक ही सूप, बस एक ही सूपी मटेरियल में है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यू मस्ट हैव टू डू अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन टू सेपरेट आउट डिफरेंट लेयर्स। तो अब क्या होगा, आपका सेल डेब्रिस अलग नीचे पैलेटाइज हो जाएगा, पैलेट बन जाएगा, आपके डीएनए आरएनए अलग लेयर में आ जाएगा, आपकी प्रोटीन्स अलग लेयर में आ जाएंगी। तो डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी आपके सैंपल के अंदर, आपकी ट्यूब के अंदर, एपेंडॉफ के अंदर। लिपिड्स यूजुअली फ्लोट एट द टॉप एंड आर रिमूव। तो लिपिड्स जो है वो यूजुअली आपकी टॉप जो लेयर बनती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से आप माइक्रोपाइपेट के थ्रू उस लेयर को रिमूव कर लेते हो और आपके पास सारी प्योर प्रोटीन्स आ जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। जितने भी आप न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सेल डेब्रिस वगैरह होते हैं, वो आपकी ट्यूब के बॉटम पे चले जाते हैं एंड आर डिस्कार्डेड, और उनका जो है वो आप डिस्कार्ड कर देते हो बाई जेंटली पोरिंग ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग द प्रोटीन्स इनटू द अदर ट्यूब। और जेंटली आप क्या करते हो, आपका जो लेयर, आपकी जो डिज़ायर्ड लेयर होती है उसमें से आप जेंटली पोर कर लेते हो दूसरी अनदर फ्रेश ट्यूब में, ताकि आपके जो प्रोटीन सैम्पल्स हैं वो ख़राब ना हो। द रिमूवल ऑफ लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ इंपॉर्टेंट। जो रिमूवल करना है लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का और डिफरेंट सेलुलर डेब्रिस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज दीज एलिमेंट्स क्लॉग द जेल। क्योंकि जब आप जेल करोगे उसके बाद, जो डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो ना, तो जब उसके बाद आप जेल रन करोगे तो जेल के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं ड्यू टू दिस कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड्स एंड ड्यू टू द लिपिड्स, एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद प्रोटीन्स। और ये जो है वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या पता कौन सी प्रोटीन डीएनए से इंटरेक्ट करने वाली है, लाइक आरएनए, लाइक आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आपका डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये प्रोटीन्स ही है ना, तो ये आपके डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, आपके आरएनए के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पर इंटरेक्ट कर जाएंगी। तो आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो अगर प्रोटीन्स की इंट्रैक्शन हो जाएगी तो फिर भी काम तो ख़राब हो जाएगा, आपकी जेल रन सही से नहीं होगी। एंड कॉज चेंजेस इन माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द जेल, और जिसकी वजह से क्या होगा कि माइग्रेशन पे असर पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो सही तरह से आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाएंगी और सेपरेट भी नहीं हो पाएंगी। द प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट लेवल्स इन इज़ अ प्रॉब्लम इन द यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड शुड बी अवॉइडेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। अगर हाई सॉल्ट लेवल्स प्रेजेंट है उस सैंपल में, तो आपको सबसे पहले उन हाई सॉल्ट लेवल्स को भी कम करना है, रिड्यूस करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो सैंपल है वो जब आप उसको जेल रन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट में, फ़्लो में चेंजेस आएंगे, क्योंकि सॉल्ट्स है ना, तो सॉल्ट्स में से आपको पता है जब उनको डिज़ोल्व किया हुआ होता है कोई सोल्यूशन में, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे जो है वो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रहेगा और काम ख़राब होगा। वन वे टू अवॉइड हाई सॉल्ट इज़ परफॉर्मिंग डायलिसिस ऑन द सैंपल बफर बिफोर लायोफिलाइजेशन। तो एक तरीका ये है हाई सॉल्ट लेवल्स को अवॉइड करने का कि आप जो है वो डायलिसिस कर लो ऑन दी सैंपल बिफोर लायोफिलाइजेशन, जब आपने लायोफिलाइजेशन करनी है उससे पहले। नंबर 1, प्रोटीन सेपरेशंस बिफोर डाइजेशन। अब आपने प्रोटीन को सेपरेट करना है किस में, जो आपका पहला वाला तरीका था कि बिफोर डाइजेशन करने से पहले, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने से पहले। एनालिटिकल प्रोटीन सेपरेशंस दैट आर डन बिफोर द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, उनको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। द 3 प्रिंसिपल सेपरेशन अप्रोचेज यूज्ड विद intact proteins are ID, 1D and 2D SDS page and preparative isoelectric फोकसिंग। तो ये तीनों जो हमारी जो पेजेस हैं, इनको हमने जेल रन को हमने अपने मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है। ऑल्दो दीज आर मोस्ट वाइडली यूज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है मोस्ट वाइडली यूज हैं। दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, ये क्या हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं पर्टिकुलरली टू HPLC। किसके, HPLC के, डेट इज़ रिवर्स फेज, या आप इसको कह लो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। रिगार्डलेस ऑफ द मेथड यूज, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो उसके रिगार्डलेस, द आइडिया बिहाइंड सेपरेटिंग इंटैक्ट प्रोटीन्स इज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर डाइवर्सिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो आइडिया है कि आपने डिफरेंट प्रोटीन्स को इंटैक्टली सेपरेट करना है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है आपकी प्रोटीन्स के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। वहाँ पे आप क्या करते हो, आपके प्रोटीन्स के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आप जो है प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं जो कि आपकी प्रोटीन्स को सेपरेट कराती है, स्पेशली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। और हमें पता है कि SDS पेज हो गया या हमारा जो दूसरी सिंपल जेल रन हो गई,
या नेटिव पेज हो गया, उसमें तो सेपरेशन होती ही मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटीन। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटीन की। तो इन बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हो। द मिक्सचर may be separated into a relatively small number of fractions or into many fractions। आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो relatively small number of fractions में भी, कि छोटे छोटे fractions कर लो, या many fractions भी आप बना सकते हो। उसके थोड़ी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस के बजाय बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस में भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। द फ्रैक्शंस देन आर टेकन फॉर प्रोटीलिटिक डाइजेशन। अब ये जो फ्रैक्शंस आपने बनाई हैं, जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट किया था, अब क्या करोगे, इन फ्रैक्शंस को आप प्रोटीलिटिक डाइजेशन करा सकते हो, फॉलोड आइदर बाय फर्दर सेपरेशन ऑफ द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स और डायरेक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस ऑफ द पेप्टाइड्स। और फिर उसके बाद प्रोटीलिटिक डाइजेशन के बाद आप फर्दर भी सेपरेशन करवा सकते हो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स की, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की, बाय यूजिंग एनी एसडीएस पेज और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और एनी अदर टेक्निक, या फिर डायरेक्टली आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे भी जा सकते हो। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हो इसके फ़ौरन बाद। नेक्स्ट इज़ वन डायमेंशनल या 1D SDS पेज। इन 1D या 1 डायमेंशनल SDS पेज द प्रोटीन सैम्पल इज़ डिज़ोल्व इन अ लोडिंग बफर। प्रोटीन सैम्पल को डिज़ोल्व कर देते हो किसमें, लोडिंग बफर में। डैट यूजुअली कंटेन्स द थायोल रिडक्टेंट, जिसमें जो है थायोल रिडक्टेंट प्रेजेंट होता है। डैट में भी मरकैप्टोइथेनॉल और डाइथायोथ्रिटोल एंड SDS होता है। ठीक है। द सेपरेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ SDS टू द प्रोटीन। सेपरेशन मेथड बेस किस पे करता है कि आपकी जो प्रोटीन है वो SDS के साथ बाइंड कर जाए, विच इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज। SDS के साथ जैसे वो बाइंड करती है तो SDS उसको पूरे को कवर कर लेता है और उसको क्या कर देता है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है फ्रॉम द SDS सल्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन इन रफली कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर वेट। और इससे होता क्या है कि तकरीबन तमाम प्रोटीन्स पे सिमिलर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो सब पे सेम हो जाता है और आपका जो है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाती है मॉलिक्यूलर वेट के, आपके चार्ज की। व्हेन द जेल इज़ सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, जब आप जेल को हाई वोल्टेज से गुजारते हो, द प्रोटीन SDS कॉम्प्लेक्सेस माइग्रेट थ्रू द क्रॉस लिंक्ड पॉलीएक्रिलामाइड जेल एट रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द पोर मैट्रिक्स ऑफ द जेल। फिर आप क्या करते हो, हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हो और आपके जो प्रोटीन SDS कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं थ्रू जो आपकी पॉलीएक्रिलामाइड जेल होती है उससे माइग्रेट करते हैं। किस रेट पे डिपेंड करता है कि आपका पोर साइज़ क्या है और आपके प्रोटीन्स का साइज़ क्या है, तो उस पर आपका माइग्रेशन रेट डिपेंड करेगा। द प्रोटीन्स दस आर रिजॉल्व इनटू बैंड्स इन ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो प्रोटीन्स जो आपकी रिजॉल्व हो रही हैं इनटू बैंड्स में वो किस बेस पे हो रही हैं, ऑन टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि चार्ज तो सब पे आपने सेम डाल दिया, तो अब किसकी बेस पे हो रही हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे वो सेपरेट हो रही हैं। बैंड्स, डिफरेंट बैंड्स आपके पास आ रहे हैं। क्रॉस लिंकिंग दैट इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्रिलामाइड वेरीज फ्रॉम 5 to 15%। जो क्रॉस लिंकिंग है ना पॉलीमराइजेशन की, जो से हमने अपने मैथमेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ी थी कि SDS पेज में कंसंट्रेशन एक्रिलामाइड की 10% है तो बेसिक एक्रिलामाइड की 2% रखी है आपने, या सो जो भी कंसंट्रेशन में आपने रखी है, तो वहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन है वो वेरी कर सकती है 5 to 15% तक, यानी कि आपकी एक्रिलामाइड बिसएक्रिलामाइड इनकी जो कंसंट्रेशन है 5 to 15% तक वेरी कर सकती है। वेयर लोअर डिग्रीज ऑफ क्रॉस लिंकिंग अलाउ ईजियर पैसेज, जहाँ पे लो क्रॉस लिंकिंग होगी तो क्या होगा, वहाँ पे पैसेज जो है वो ईजियर होगा। ऑब्वियस बात है, लो क्रॉस लिंकिंग है, पोर्स बड़े बड़े होंगे। जहाँ पे हाई क्रॉस लिंकिंग है वहाँ पर क्या होगा कि पोर्स छोटे छोटे होंगे, तो प्रोटीन्स को पास आउट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, थ्रू दी जेल। So here in diagram you can see that there is the reduction denaturation की है आपने। एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड था, प्रोटीन थी सॉरी, तो आपने उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लिया और वो जो पेप्टाइड्स थे उनको फिर आपने SDS डिटर्जेंट जब आपने लोडिंग की और वो आपके SDS पेज में 1D पेज में जब गई तो फिर क्या हुआ कि सारे के सारे पे नेगेटिव चार्ज आ गया सारी प्रोटीन्स पे, और फिर जो है वो अपने वेट की बेस पे सेपरेट हो गई और यहाँ पे नीचे जो है वो बैंड्स आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं। तो डिफरेंट बैंड्स आपके पास आ जाएंगे जिनको रेफरेंस के साथ जो है वो कंपेयर करके आप आइडिया लगा सकते हो, आपको पता लग सकता है कि ये कौन सी प्रोटीन होगी, इसका साइज़ क्या है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 2 dimensional SDS पेज which we have already studied and discussed in our previous lectures. So this separation method has become synonymous
with proteomics and remains the single best method for resolving highly complex protein mixtures. ये जो है सिंगल बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप जहाँ कहीं भी आपने प्रोटीन्स को सेपरेट करना है या रिजॉल्व करना है, और वो भी वो वाली प्रोटीन्स को जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर्स हैं. 2-dimensional SGS पेज इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन. इसमें क्या किया जाता है, 2 डिफरेंट टाइप्स की सेपरेशन इस्तेमाल की जाती हैं. सब एक तो है वो आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हो, और दूसरा फिर आप जब SGS पेज करते हो तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पे वो pH और अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बेस पे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रोटीन का अपना अपना अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो सकता है. मॉलिक्यूलर वेट समहाउ कई 2 प्रोटीन्स का सेम हो सकता है समहाउ, बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कभी भी 2 प्रोटीन्स का सेम नहीं हो सकता. किस प्रोटीन्स का सेम नहीं होता आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो जब डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाली प्रोटीन्स आपने सेपरेट कर ली, फिर उसके बाद आपने उन्हीं प्रोटीन्स का जो सेपरेट हुई थी आपने फिर SGS पेज कर लिया, तो आपके पास जो है वो डबल 2-dimensional SGS पेज हो गया, 2-dimensional जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर्स को रिजॉल्व करने का. In the first, the proteins are resolved on the basis of the isoelectric point by isoelectric focusing. In the second, focused proteins then are further resolved by electrophoresis on a polyacrylamide gel. Thus, 2D SGS page resolves proteins in the first dimension by isoelectric point and in the second dimension by the molecular weight. क्योंकि हमें पता है SGS page जो है वो weight की base पे proteins को separate करता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन सैंपल है, वोल्टेज अप्लाई किया, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की बेसिस पे हमने जो प्रोटीन्स को सेपरेट कर लिया, उस प्रोटीन मिक्सचर में सैंपल में से प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो गई. नेक्स्ट हमने क्या किया, SGS पेज करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है, वो IPG स्ट्रिप लगानी है, और SGS पेज करते हुए हमने प्रोटीन्स जो हैं वो अब आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर आपके पास सेपरेट हो गई हैं, डिफरेंट बैंड्स आपके पास आ गए हैं. नेक्स्ट प्रिपरेटिव IEF. आपने कैसे IEF प्रिपेयर करना है. दिस टेक्निक इज एनालोगस टू द फर्स्ट स्टेप इन 2D SGS पेज. इन प्रिपरेटिव IEF द सेपरेशन इज कैरिड आउट ऑन एन IPG स्ट्रिप. एक IPG स्ट्रिप है आपकी, आपने उसके ऊपर अपनी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो कर रही है, सेपरेशन करनी है प्रोटीन्स की, उस पर करनी है इन अ ट्यूब जेल. एक ट्यूब जेल में होती है और इन अ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में भी. द जनरेशन ऑफ अ pH ग्रेडियंट इज अचीव्ड विद सॉल्युबल एम्फोलाइट्स. आपने फिर क्या करना है, pH ग्रेडियंट जो है वो अचीव करना है. कैसे, डिफरेंट सॉल्युबल एम्फोलाइट्स को यूज़ करते हुए, विच आर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स. जो होते क्या हैं एम्फोलाइट्स, बेसिकली पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एसिडिक बेसिक दोनों एंड्स प्रेजेंट होते हैं. डैट जनरेट अ स्टेबल pH ग्रेडियंट, जिसकी वजह से स्टेबल pH ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाता है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फोकसिंग सेल. द प्रोटीन सैंपल देन इज एडेड. फिर क्या करते हो आप, प्रोटीन सैंपल ऐड करते हो, वोल्टेज अगेन इज अप्लाइड, और फिर अगेन वोल्टेज अप्लाई करते हो, एंड द प्रोटीन्स दैट आर देन आर सेपरेटेड बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. और आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स. Next is high performance liquid chromatography, that is also known as HPLC. Diverse chromatographic separations are available including RP, anion and cation exchange, size exclusion and affinity chromatography. HPLC would appear to be about as useful as preparative IEF. HPLC जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे हमारी IEF जो है वो यूज़फुल है. Isoelectric focusing for resolving protein mixture into fractions. The advantage of HPLC is the diversity of separation modes available. HPLC का advantage क्या है ओवर IEF, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सेपरेशन के डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं. आप डिफरेंट मोड्स में सेपरेट कर सकते हो. इंडेड टेंडम HPLC, जैसे टेंडम HPLC है, और रिवर्स फेज HPLC है, डिफरेंट HPLCs जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. इंडेड टेंडम HPLC सेपरेशंस कंबाइन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज followed by RP would apply to completely different separation modes. और फिर आप क्या करते हो कि डिफरेंट टेंडम HPLC में डिफरेंट जो है वो क्रोमेटोग्राफी को कंबाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज और RP जो है इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो. पहले स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज कर लोगे और फिर जो है वो रिवर्स फेज कर लोगे, डैट इज़ RP. नेक्स्ट, प्रोटीन सेपरेशन आफ्टर डाइजेशन. जब आपने अभी पहले तो क्या था बिफोर डाइजेशन,
अब कर रहे हो आफ्टर डाइजेशन अगर आपने पहले डाइजेशन करा ली, पहले उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लिया, आप डाइजेशन करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से अप्रोचेज इस्तेमाल कर सकते हो। इन दिस अप्रोच द प्रोटीन्स इन द सैंपल आर फर्स्ट डाइजेस्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स, देन द पेप्टाइड्स आर सेपरेटेड प्रायर टू एनालिसिस। और फिर आप क्या करते हो कि उन पेप्टाइड्स को एनालिसिस से पहले जो है वो सेपरेट करते हो। तो अब उसके लिए सेपरेट करने के लिए क्या करना है। द एक्सट्रीम एप्लीकेशन ऑफ दिस अप्रोच वुड बी टू डाइजेस्ट अ कंप्लीट सेल और टिश्यू एक्सट्रैक्ट टू पेप्टाइड्स एंड देन परफॉर्म एमएस एनालिसिस ऑन द मिक्सचर। एक्सट्रीम एप्लीकेशन इसकी क्या है कि आपने डाइजेशन करा ली अपनी प्रोटीन्स की, उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लिया, अब उन पेप्टाइड्स को जो वो एमएस एनालिसिस कर लो। इंडीड दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस हैज़ बीन डन विद कंसिडरेबल सक्सेस, और इसको जो है वो अब कंसिडरेबल सक्सेस के थ्रू किया जा सकता है कि सक्सेस रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। टेंडम एलसी अप्रोचेज फॉर पेप्टाइड एनालिसिस, इसके अलावा आप टेंडम एलसी अप्रोचेज भी कर सकते हो पेप्टाइड एनालिसिस के लिए। सर्टेनली द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड मिक्सचर्स इज HPLC। यकीनी तौर पे जो सबसे ज़्यादा अप्रोच यूज़ की जाती है पेप्टाइड्स के एनालिसिस के लिए, दैट इज़ HPLC, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। द कॉम्बिनेशन ऑफ HPLC सेपरेशन मोड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन एनालिटिकल प्रोटियोमिक्स। जो HPLC के सेपरेशन डिफरेंट मोड्स हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव है, हमारे लिए एक इफेक्टिव टूल है एनालिटिकल प्रोटियोमिक्स के लिए। द यूज़ ऑफ कंबाइंड सेपरेशन मोड्स इन सीरीज इज़ रेफर टू एज टेंडम HPLC। जहाँ के इन पे आप कंबाइंड सेपरेशन मोड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी HPLC को क्या कहते हैं, टेंडम HPLC कहते हैं। द आइडिया बिहाइंड टेंडम LC या टेंडम HPLC is that the combination of dissimilar separation modes allows a greater resolution of peptides in a mixture। ऑब्वियस बात है, जब आप डिसिमिलर सेपरेशन मोड्स इस्तेमाल करोगे तो डिसिमिलर का मतलब है कि जो जिनके मोड्स हैं वे दूसरे मिलते नहीं हैं। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है तो उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे सेपरेशन हो रही है और SDS पेज में मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे सेपरेशन हो रही है। तो इसी तरह ऐसे डिसिमिलर सेपरेशन मोड्स अगर इस्तेमाल करोगे तो उससे जो हमारे पास रेजोल्यूशन है पेप्टाइड्स की वो ग्रेटर आती है और इफेक्टिव आती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये मेथड हमारे लिए। नेक्स्ट रिवर्स फेज में हाइड्रोफोबिसिटी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज, नेट पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंज, नेट नेगेटिव चार्ज, साइज एक्सक्लूजन, पेप्टाइड साइज, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, एफिनिटी इंट्रैक्शन विद स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। तो रिवर्स फेज जो है वो इन सारे मोड्स के बेसिस पे आप कर सकते हो, या आप जो आपकी HPLC है वो इन सारी बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है और उसके लिए हमने यानी कि किसी भी प्रोटीन का एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, सैंपल है, सैंपल हमने इंजेक्ट करना है, पंप सिस्टम लगा हुआ होगा, उसमें SCX कॉलम है, उस कॉलम के थ्रू आपने जो है वो सेपरेशन की और फिर रिवर्स फेज कॉलम किया और आपने फिर जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस कर लिया। एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज मड पिट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि आपने सबसे पहले आपके पास क्या थे, पेप्टाइड आयंस थे, आयन एक्सचेंज कॉलम किया आपने और फर्स्ट सॉल्ट पल्स इल्यूट की और रिवर्स फेज LC कर लिया उससे, फिर सेकंड सॉल्ट पल्स की और इल्यूट 2 जो आपके पास आया, यानी कि डिफरेंट आयनिक कंसनट्रेशन को डिफरेंट करके जो भी आपके पास सैंपल फ्रैक्शन आ रही है उसको फिर आपने रिवर्स फेज HPLC कर लिया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर लिया, और फिर जो है वो सेकंड सॉल्ट पल्स की और उसके बाद जो है वो आपने फिर रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर ली और आपके पास जो है वो पीक्स वगैरह जो भी डाटा आएगा उसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट इज़ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और CE ऑपरेट्स ऑन द सेम जनरल प्रिंसिपल एज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे काम करती है जिस प्रिंसिपल पे आपका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग काम करती है। प्रोटीन्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटीन्स को क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, विल माइग्रेट टू अ पॉइंट इन अ pH ग्रेडियंट। वो माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पे, pH ग्रेडियंट में किसी एक पॉइंट पे, वेयर दे डिस्प्ले एन ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज, जहाँ पे ये एक ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज जो है वो डिस्प्ले करती हैं, उस जगह पे जाके प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन रुक जाएगी। द परफॉर्मेंस ऑफ द एनालिसिस इन अ माइक्रो कैपिलरी ट्यूब provides greatly enhanced resolution over the preparative IEF techniques। ये वाली जो परफॉर्मेंस है और ये वाला जो एनालिसिस है, अगर इसको माइक्रो कैपिलरी ट्यूब में करते हो तो उससे जो वो ग्रेटली इन्हांस्ड रेजोल्यूशन आपके पास आती है और आपके जो इन्हांस्ड रेजोल्यूशन तो आती है, इसके साथ साथ जो है वो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो IEF टेक्निक से बेहतर आते हैं। किसमें? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्योंकि आप इसमें जो है वो एक छोटी सी कैपिलरी में, माइक्रो कैपिलरी में काम कर रहे होते हो। विच अप्रोच इज़ बेस्ट?
अप्रोच, कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ट है प्रोटीन्स के लिए, एसडीएस पेज और आईएफ इलेक्ट्रो जो आपकी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है वो, या एचपीएलसी। तो प्रोटीन फ्रैक्शन 1, प्रोटीन फ्रैक्शन 2, प्रोटीन फ्रैक्शन 3, प्रोटीन फ्रैक्शन डिफरेंट प्रोटीन फ्रैक्शंस हैं आपके पास n नंबर तक, ठीक है। और आपने उसे प्रोटीन फ्रैक्शन 1 से पेप्टाइड फ्रैक्शन 1 ली, और फिर पेप्टाइड फ्रैक्शन 2 ली, फिर पेप्टाइड फ्रैक्शन 3 ली, और इसी तरह पेप्टाइड फ्रैक्शन n ली, और उन पे जो है वो रिवर्स फेज या टेंडम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या डिफरेंट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लगा के आपने जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो है वो एनालिसिस कर लिया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बेस्ट अप्रोच, अबाउट द बेस्ट टेक्निक? आपको क्या लगता है कि कौन सी टेक्निक जो है वो बेस्ट है, कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ट है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? Okay, son, so this is all about today's lecture. If you have any question, please do ask me.